हाय बच्चों, कैसे हो। चलिए शुरू करते हैं धातु और अधातु। आपका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें आपका धातु और अधातु को पूरी थ्योरी है और इसमें हम आपको पूरा क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए इन तीन धातुओं के बारे में। देखिए ये सोडियम है, यानी ये सोडियम है और ये पोटेशियम है और यहाँ क्या है लिथियम। ये क्या होती है, ये बहुत ही क्रियाशील होती हैं। क्या होती है क्रियाशील। ये ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में आते ही तुरंत क्या होती हैं, जल जाती हैं। क्या जल जाती हैं, जल जाती हैं। ये सोडियम है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तुरंत हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस मुक्त होते ही वो तुरंत क्या होती है, जल जाती है। यानी आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, इन सबको कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। क्यों, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही, वायु के संपर्क में जैसे ही आएंगे तुरंत ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन। और ये आपका जल उठता है। क्या होता है, जल उठता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ देख लीजिए Hg, ये क्या है, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होती है, द्रव रहती है। क्या रहती है, द्रव। पारा देखिए सभी धातुएं आपकी क्या होती हैं, कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, द्रव होती है। क्या होती है, द्रव। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पे द्रव हो। तो कमरे के ताप पे द्रव कौन होता है, Hg, पारा होता है। क्या होता है, पारा। पारा हाइड्रोजन, पारा जो होता है कमरे के ताप पे क्या होती है, द्रव। क्या होती है, द्रव। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है कि चाकू से आसानी से कट नहीं जा सकती वाली धातु। देखो जो चाकू से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सब कहाँ रखते हैं, जल में। इसमें आपका सोडियम है, सोडियम मुलायम ठोस होता है। क्या होता है, मुलायम ठोस, और इसको आप चाकू से काट सकते हैं। फिर अगला है आपका कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। देखिए ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी चालक होगा आपका Ag होगा, यानी सिल्वर। क्या होगा, सिल्वर। सिल्वर के हिंदी में क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चांदी। तो सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक कौन है, सिल्वर है, चांदी। जैसे आपका लोहा है, इससे उच्च क्या है, कापर। एल्युमिनियम है, इससे उच्च क्या है, कापर है। और कापर से सबसे अधिक उच्च क्या है आपका, ये चांदी हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की कुचालक। ऊष्मा की कुचालक धातुओं में बताना है। क्या बताना है, धातुओं में। आपकी ऊष्मा को यहाँ लेड होता है, Pb, ये धातु है। ये क्या है, धातु। लेकिन यह ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक। ये धातु है लेकिन क्या है, कुचालक। जैसे आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु, लेकिन इसमें ऊष्मा का चालन होता है। ये सब क्या है, अपवाद। आपकी क्या हो गया ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आघातवर्धन। आघात का मतलब ही होता है चोट पहुंचाना। आघातवर्ध, आघात आप क्या है, वर्ध। आघातवर्ध है। और क्या है, तन्यता। क्या है, देखा आघात, अगर इसका देखेंगे यहाँ तक तो क्या है, आघात है। और आघात का मतलब ही होता है आघात करना, चोट पहुंचाना। आप किसी धातु को, किसको, धातु को हथौड़े से पीटते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है और प्लेट का रूप धारण करने लगता है। तो आघातवर्ध यानी इसको हम हथौड़े से पीट पीट कर चपटा बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आघातवर्ध। अब आ गया तन्यता। तन्यता माने अगर देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है तनना। क्या होता है, तनना। तनना यानी तार, तार बनाना। अगर इसको क्या करेंगे, पिघलाएंगे तो इसको आप तार बना सकते। जैसे आपका लोहा है, एल्युमिनियम है, कापर है, सिल्वर है, इन सब का तार बनाया जाता है। और इसमें क्या होगा, तन्यता, क्योंकि इनको जब पिघला देंगे तो इनमें से ये तार के रूप में ढाला जा सकते हैं। इन सब में क्या पाई जाती है, तन्यता। सारी धातुएं तन्यता होती है। अब देखिए पारा है, पारा द्रव है, इसमें कहाँ तन्यता होगा, इसमें नहीं होगा। ये क्या है, तब अपवाद है आपका। देखिए इसमें तन्यता, सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, Au, गोल्ड होती है। इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, 9। सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, गोल्ड की। 1 किलोमीटर में पता है,
1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में आपका होता है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है। अब सोच सकते हैं कितना पतला होगा। ये हो गया। सबसे अधिक तन्यता किस में होती है, गोल्ड में। किस में होती है, गोल्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबा के रखा था। सोडियम, ध्यान दो, सोडियम केरोसिन में तेल में इसलिए डुबा के रखा जाता है क्योंकि यह वायु से संपर्क करते हैं। जैसे इसे वायु होगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और हाइड्रोजन गैस तुरंत ही क्या, जल जाती है। क्या हुआ, जल जाती है। अर्थात ये जैसे वायु के संपर्क आएगा तुरंत क्या हो जाएगी, जल जाएगी। बहुत ही अक्रियाशील है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन अभिक्रियाओं के समीकरण, भाप के साथ जल की, देखिए भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। भाप मतलब H2O, भाप माने H2O। किसकी क्रिया करनी है, Fe की। ध्यान दीजिए यहाँ पर Fe की क्रिया किससे, भाप से, H2O। तो आपको बनाएगा आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो Fe की क्रिया जब किससे होगा, H2O से, तो आपको क्या बनाएगा, Fe आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस H2 और इसको कर लेते हैं क्या, संतुलित। देखा Fe कई ठे यहाँ पर 3 ठे, इस साइड कम है ना, तो जिस साइड कम होता है उसी साइड आप क्या कर दिए, बढ़ा दिए। कितना, 3 ठे। अब देखिए ऑक्सीजन कई ठो है, 4 ठो है, यहाँ कई ठो है, 2 ठो, तो यहाँ बढ़ा दी, सॉरी 1 है, यहाँ क्या 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए हाइड्रोजन कई ठो है, 2 ठो, यहाँ कितना है, 2 चौके 8, ये 4 इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी, तो 2 चौके 8, तो यहाँ क्या कर दीजिए 4, तो आपको क्या हो गया, संतुलित। यानी आयरन की क्रिया जब भाप से होगी तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। ध्यान देखिए, अब यहाँ पर पोटेशियम क्रिया किससे हो रही है, जल से हो रही है। किससे हो रही है, ध्यान दिए, जल की क्रिया पोटेशियम और ना, ध्यान से देखो, ये धातु है और ये क्या है, जल। ये क्या बनाता है आपका, प्लस, और इसमें क्या होता है, प्लस और OH माइनस, तो क्या होगा, यह किससे क्रिया कर लेगा, इससे। यह भी आयन प्लस है और क्या है, माइनस, क्या हो जाएगा, KOH, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त। जब हाइड्रोजन अकेले लिखे जाएगा H2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, H2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। चलिए संतुलित कर लेते हैं। यहाँ के कई ठो है, 1 ठो, सही है। ऑक्सीजन कई ठो है, 1 है भाई। हाइड्रोजन कई ठो है, 2 ठो है, लेकिन यहाँ 2 और 1 3, तो यहाँ करिए 2, यहाँ करिए 2। अब देखिए आपका संतुलित हो गया, यहाँ भी क्या कर लीजिए 2, ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो जब क्या क्रिया करती है पोटेशियम, किससे क्रिया करती है, जल से। अभी एक और है, किससे क्रिया कराना है आपका, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखा कैल्शियम की क्रिया किससे होगी, जल से, H2O। अब ध्यान दीजिए जल के लिए क्या होता है, इसमें जल में क्या होता है, H प्लस और OH, और कैल्शियम क्या होता है, +2। अब जब क्रिया होगा तो यह क्रिया किससे करेगा आपका, इससे क्रिया करेगा। देखिए ये है +2 और ये क्या है, OH माइनस। अब जो दोनों लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ 1 आवेश माना जाता है, गुणा करेंगे 1 आएगा। यहाँ कितना है, 2 आवेश, गुणा करेंगे 2, तो 1 लिखा नहीं जाता। अब यहाँ 2 तो लिख दिए, लेकिन यहाँ 2 चीज़ है, O और ऑक्सीजन, जिसको क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, OH। और आपका हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, मुक्त करेगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, मुक्त। समझ में आया। अब इसको क्या कर लीजिए, संतुलित। देखो कैल्शियम का है 1 है, सही। हाइड्रोजन का है 2 है, लेकिन यहाँ 2 4, यहाँ क्या कर दीजिए 2। अब क्या हो गया आपका, संतुलित। अब मिलाएंगे हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2, कितना है 4। समझ में आया, ये क्रिया हो गई आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जल्दी जल्दी करिए। चलिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कि जब ध्यान तन हाइड्रोक्लोरिक, हम देखो जब धातु की क्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक HCl से किसका क्रिया कहते हैं, या नहीं करा दिए, ये लिखाया गया था अम्ल और धातु की क्रिया। चलिए करके देख लेते हैं तुरंत। हाइड्रोजन आपका क्या बनाता है, प्लस, क्लोरीन क्या बनाता है, माइनस,
और ये आपका सोडियम क्या बनाता है प्लस। ये दो दोस्त थे, ये अकेला था, आया दोनों की दोस्ती हुई तीनों की, तो क्या हुआ ये इससे क्रिया कर लिया, तो क्या बन गया आपका NaCl, और यह क्या हो गया अलग, क्या लिखा H2। अब इसको क्या कर लीजिए संतुलित, अगर संतुलित करेंगे तो यहाँ H का है 2 है, यहाँ कितना है 2 कर दीजिए, तो आपको क्या हो गया संतुलित। लेकिन क्लोरीन गड़बड़ा गया, तो यहाँ क्लोरीन यहाँ पर है, तो यहाँ बढ़ा नहीं सकते, कहाँ बढ़ाएंगे यहाँ, जैसे यहाँ बढ़ाएंगे सोडियम, देखिए अब 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन तो 2 हुआ, सोडियम भी हो गया, सोडियम भी 2 कर लीजिए, और आपका क्या हो गया संतुलित, क्या हो गया संतुलित। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए अगला आपका क्या है। अगला अगर देखेंगे अगला है कि इसमें दिया है ना कि आयरन सल्फेट का विलयन, कापर सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट का, और इसमें सबसे अधिक देखिए आ दिया है ना कोई अपक्रिया नहीं, फिर विस्थापन दिया है, तो इसमें कौन हो जाएगा B सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है, और चारों की तुलना हो जाएगी तो B है, फिर A है, फिर C है, फिर D है। सबसे अपक्रियाशील कौन होगी B होगी, फिर कौन होगी A होगी, फिर क्या होगी C होगी, फिर क्या होगी D, किसके इसके आधार पर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना कि जिंक आयरन सल्फेट के विलयन में, देखा जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, जिंक को आयरन सल्फेट का विलयन, देखिए FeSO4, ये आयरन सल्फेट का विलयन हो गया, क्या डाल दिए जिंक। अब होता क्या है चलिए देखते हैं, ध्यान दो, ये Fe क्या बनाता है आपका +2, और SO4 क्या बनाता है -2, और जिंक आपका क्या बताया Zn+। अब देखिए यहाँ एक आयरन था और सल्फेट दोनों दोस्त थे, यहाँ पर जिंक, अब तीनों एक साथ जब मिलेंगे तो क्या होगा आपका, ये जो फेरस है यहाँ +2 होता है, जो फेरस है ये किससे क्रिया कर लेगा इससे, तो सॉरी ये नहीं, ये तो प्लस ही प्लस है ना, सॉरी प्लस की क्रिया नहीं होती, यह किससे क्रिया कर लेगा सल्फेट से, तो क्या हो जाएगा ZnOSO4 और प्लस F। क्यों क्रिया कर लेगा, क्योंकि Zn का देखिए रासायनिक श्रेणी है, यह Zn कहाँ है ऊपर है, और Fe कहाँ है नीचे, जो ऊपर होता है वो पावरफुल होता है, और नीचे वाले क्या करता है विस्थापित, तो ये Zn ने इसको हटा दिया यहाँ से, और यहाँ अपना खुद सेट हो गया, और आयरन क्या कर दिया अलग। तो जब फेरस सल्फेट में जिंक से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है जिंक सल्फेट और फेरस मतलब आयरन मुक्त होता है, यानी क्या बन जाएगा फेरस सल्फेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखा सोडियम ऑक्सीजन और इसके इलेक्ट्रॉनिक में, सोडियम ध्यान दो, सोडियम माने 11, परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इसका करेंगे 2 8 1, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 के पावर n स्क्वायर, 2 के पावर n स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो आप देखिए किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है 2, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा है और ये तीसरा, समझ में आया, पहला कक्षा दूसरा कक्षा है और तीसरा। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 1, सोडियम का है। ध्यान दीजिए पहली कक्षा ना अगर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा गुणित 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 गुणित 1 बराबर कितना होगा 2। अब n बराबर कितना है 2 रखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणित n, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 रहबे करे और 2 का स्क्वायर कितना हो जाए 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। n बराबर कितना रहेगा 3, कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 पर कितना हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 2 गुणित यहाँ 8 गुणित क्या हो जाएगा बराबर 16। तो यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है 2 के पावर n स्क्वायर। अब देखिए सोडियम दिया है, मैग्नीशियम यहाँ पर लिखा भी है, ध्यान देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसके बाहरी कक्षा में कितना होता है प्लस, इसीलिए ये क्या बनाता है +1 नहीं लिखा है। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 8, तो यहाँ पर 2 और 6, ये दूसरा कक्षा है ना, तो दूसरा कक्षा में n स्क्वायर का मान निकालते हैं, n बराबर 2 रख के कितना आता है 8 आता है, इसमें n का मान 2 रखें क्योंकि दूसरा कक्षा है 2, यहाँ पर है कितना 6, तो कई कमी है 2 की, इसलिए ऑक्सीजन क्या बनाता है -2, क्या बनाता है -2। फिर अगला है आपका मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम क्या है Mg है,
कितना है Mg कितना होता है 12, इसका 2 8 और कितना 2। बाहरी कक्षा में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यही आपका मैग्नीशियम त्याग देता है और इसलिए क्या बनता है +2। तो आपका मैग्नीशियम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी क्लास। ऑर्बिटल इसको क्या बोलते हैं K L M, आगे वाले क्या बोलते हैं N। तो ये KL हो गया, ये K वाला पार्ट हो गया पहली कक्षा, दूसरी कक्षा L और ये तीसरी कक्षा किसके M, आगे कक्षा होगी तो आपको क्या हो जाएगा N। समझ में आया। चलिए इसी तरह देखिए क्लोरीन का है, क्लोरीन का 2 8 कितना होता है 7, इसमें कितना चाहिए 1 चाहिए तो 1 माइनस बनाता है। ऑक्सीजन कितना है ये दोनों लिखा है और आपकी बुक में भी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए और इसको सबसे मेन बात है आपको याद करना है कहाँ प्लस बनाता है कहाँ है। जैसे ऑक्सीजन -2 बनाता है ना, यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिसीव करेगा। नाइट्रोजन -3 बनाता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। जैसे सोडियम है Na+ करेगा, यानी यह 1 इलेक्ट्रॉन देगा, गिव करेगा देगा। और यह 2 है यानी यह 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2। समझ में आया। इसी तरह है। चलिए आगे देखते हैं अगला आपका क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, देखा इसका बंध बनाना है, जिसे Na2O इसी को बनाना है। चलिए ऑक्सीजन कई ठो है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखिए ऑक्सीजन, क्या लिखिए ऑक्सीजन। अब यहाँ सोडियम है 2 ठो, तो एक यहाँ लिखिए एक साइड और एक साइड कहाँ लिखा यहाँ लिख दिया जाए। अब देखा सोडियम के बाहरी में कई इलेक्ट्रॉन होता 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन के बाहरी में कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के बाहरी में 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। अब देखो सोडियम देता है लेता नहीं है, 1 इसको दे देगा। और देखो ऑक्सीजन बनाता है -2 और से ये बनाता है +1, 1 नहीं लिखा जाता। तो आपको देखिए ये 2 लेगा तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 1 इधर से ले लेगा और 1 इधर से, ये ऐसे। तो जैसे ले लेगा यह 2 तो इसके बाहरी में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्ण। यानी आपका अगर देखा जाए तो प्लस हुआ और ऑक्सीजन कितना हुआ -2 और ये सोडियम क्या बनाया आपका प्लस। समझ में आया। यह भी दिया है यह भी दिया है और लिया कौन है, कौन लिया है आपका ऑक्सीजन, कौन लिया है ऑक्सीजन। समझ में आया। चलिए इसी तरह देखते हैं अगला वाला इसमें और आपको क्या है MgO है, मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम MgO। ध्यान दीजिए मैग्नीशियम Mg क्या बनाता है +2 और ऑक्सीजन दोनों एक ही है ना, लिखिए Mg और क्या ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए Mg के बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और ऑक्सीजन के बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन 6। ध्यान दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम लेता नहीं है, क्या करता है देता है, और ऑक्सीजन क्या होता है रिसीव करता है, माइनस है तो ये क्या लेगा 2। तो आपका क्या बन जाएगा ये मैग्नीशियम कितना हो गया +2 और ऑक्सीजन कितना हो गया -2। तो आपका क्या बन गया MgO। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसी तरह ये बनता है, जो जितना माइनस प्लस बनाता है, अगर कोई प्लस बना रहा है तो उतना देता है और माइनस बना रहा है तो उतना लेता है। समझ में आया। जिससे क्लोरीन है, जिसे NaCl है, कितना है NaCl। Na के बाहरी में देखिए और Cl के देखिए, Na के बाहरी में कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। देखिए सोडियम के बाहरी में कितना होता है 1, क्लोरीन के बाहरी में कितना होता है 7। लिखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 क्या कर दिए 7 हो गया। अब देखिए सोडियम लेगा नहीं, सिर्फ क्या करता है देता है, A दे देगा इसको। जैसे दे देगा तो इसका भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और अक्रिय गैस का संरचना प्राप्त कर लेता है। ये लेते क्यों है, हर कोई अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए। तो ये क्या हो गया Na+ हो गया और Cl क्या हो गया माइनस। ये आपका क्या बन गया संरचना। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते रहिए। अगला आपको क्या है ध्यान देखो, अब ध्यान दीजिए। जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देख लीजिए C के 1 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 लिखा जाएगा और 1 यहाँ पर। C क्या बनाता है प्लस और ऑक्सीजन क्या बनाता है माइनस, मतलब ये कट देगा 4 ठो। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो इसके बाहरी में कितना होंगे 4, कार्बन के बाहरी में 4 यहाँ लिख देते हैं, कार्बन 6 2 4 ये 4 होता है। ऑक्सीजन के बाहरी में कितने होते हैं
ऑक्सीजन के बाहरी में कितना होता है 6 होते हैं। कितना होते हैं 6, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कार्बन इनको क्या 2 देगा, इसको भी क्या होगा 2 देगा, हो गया। तो 2 इससे भी कार्बन ले लिया और इससे भी, दोनों क्या हो गया साझेदारी। क्या हो गया साझे। जब साझेदारी होता है तो वहाँ पे सहसंयोजक बंध बनता है। कौन साझेदारी कर लिया, कार्बन। क्यों, कार्बन भी तो 4 चाहिए, 4 हो तो वह भी क्या हो जाएगा 8, ये प्लस है। चलिए आगे देखते हैं अगला। ये हो गया संरचना। ध्यान दीजिए आयनिक यौगिकों का गलनांक। ध्यान दीजिए आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का गलनांक। गलनांक देखिए, गलनांक माने होता है वो पदार्थ का वह ताप, पदार्थ का वह ताप जिस पर वह पिघल जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, जिसे क्या बोलते हैं गलनांक। अब देखिए आयनिक यौगिक में क्या है आपका NaCl, जो नमक हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये बनाता है प्लस और ये बनाता है माइनस, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे आयनिक यौगिक। इनका गलनांक क्या होता है उच्च। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, जो बंध होता है ना वैद्युत बंध, वो बहुत ही मजबूत होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब ये जाकर के टूटेंगे। टूटेंगे कब, जब इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो गर्म होंगे और पिघल जाएंगे। और जैसे कोई ठोस अवस्था जब पिघलती है तो वह किस में बदल जाती है, आयन में बदल जाती है। किस में बदलती है, आयन में। इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है, क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक है, इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अगला पदार्थ, अगला है खनिज है। क्या है, खनिज। ध्यान दीजिए खनिज। देखिए पृथ्वी के अंदर से जो भी कुछ निकलता है वो सब क्या है, खनिज पदार्थ। देखिए मिट्टी भी पृथ्वी का, मिट्टी मान लीजिए ऊपर ही है, देखिए आपका बालू है, गंगा जी में से निकाला जाता है, वो भी खनिज पदार्थ है। और पत्थर है वो भी पृथ्वी से निकाला जाता है। जो भी पृथ्वी में से निकाला जाता है वो सब क्या है, खनिज पदार्थ। पृथ्वी के अंदर भूपर्टी से जो भी आप कुछ निकालते हैं वे सब क्या है, खनिज। अगर इसका देखेंगे खनिक यानी खोदना, क्या रहा है खोदना, यानी खोद कर अगर कुछ भी निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ये खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ में बहुत सारा हो जाता है। खनिज में हो जाता है अयस्क। खनिज में क्या होता है, अयस्क। जो भी खन के निकालेंगे पृथ्वी के, देखिए खोदते हैं तो आपकी जीवाश्म भी निकलता है, पेट्रोल डीजल सब कुछ निकलता है। अयस्क, अयस्क किस कहते हैं, वे खनिज, वे खनिज जिनको आसानी से, वे खनिज पदार्थ जिनमें आसानी से आप धातुओं को निकाल सके। किसको निकाल सके, धातुओं को अलग कर सके, वे क्या कहलाते हैं, खनिज। ये अयस्क। देखिए खनिज में सब कुछ हो गया, खनिज में जो भी खनेंगे सब खनिज। लेकिन अयस्क क्या है, वे खनिज पदार्थ जिनमें आसानी से धातुओं और अधातुओं को अलग किया जा सके। क्या किया जा सके, अलग, आसानी से, लाभप्रद ढंग से, यानी कम खर्चे में इसको अयस्क से धातुओं को अलग कर सकें। जैसे आपका आयरन है, आयरन धातु है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है। अब ये सब, कॉपर क्या है, धातु, ये सब मिक्स रहते हैं एक दूसरे में, इनको लाभप्रद ढंग से अलग किया जा सके आसानी से, तो एक खनिज अयस्क कहलाएंगे। क्या कहेंगे, अयस्क। मान लीजिए इन सब को आप 10 कुंटल खोदते हैं, कई कुंटल, 10 कुंटल खोदते हैं, ज़मीन में निकालते हैं, उनको अलग अलग करते, पता लगी 2 किलो निकला, ये 3 किलो, ये 5 किलो, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत किए, निकला थोड़े ना। तो वो जिनको लाभप्रद ढंग से निकाला जा सके क्या कहते हैं, अयस्क। क्या कहलाते हैं, अयस्क। अगला हेडिंग है आपका गैंग है। क्या है, गैंग। ध्यान दो, अब गैंग किसे कहते हैं, अयस्क में उपस्थित, किसमें, अयस्क में उपस्थित रेत, बालू, मिट्टी को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। ध्यान दो, खनिज पहला रहा, क्या रहा, खनिज। फिर का यह अयस्क। ध्यान दो, खनिज सब हो गया। अयस्क, अयस्क जो जिसमें से धातुओं का निष्कर्षण, उसका धातु और अधातुओं का आसानी से निकाला जा सके, उसे क्या कहते हैं, अयस्क। और गैंग क्या है, धातुओं में उपस्थित रेत, बालू, मिट्टी आदि को क्या कहते हैं, गैंग। क्या कहते हैं, गैंग। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये हो गया। अब देखिए प्रश्नावली आ गया, ये तो अभी था लेसन के अंदर वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्नावली। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन क्रिया, विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, जो यही है ना, जो एक दूसरे क्या करता है, विस्थापित, जैसे सोडियम पोटेशियम है सबको विस्थापित कर देगा, उसी तरह कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे NaCl का विलयन दिया है, NaCl का विलयन, और यह किससे, कापर से विस्थापित हो जाएगा। चल देखते हैं, ध्यान दें, Na क्या बनाएगा प्लस और Cl माइनस, कापर का बनाता है प्लस, तो क्या यह इससे क्रिया कर पाएगा। चलिए देखते हैं, सोडियम का स्थान कहाँ है, ये यहाँ पर है, और कापर का स्थान कहाँ पर है, ये नीचे है। तो देखिए कौन ज़्यादा पावरफुल है, सोडियम, तो कापर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी यह क्रिया नहीं हो। क्यों, क्योंकि कापर इतना अधिक्रियाशील नहीं है कि इसको अलग करके यहाँ आ सके और सोडियम को अलग कर दे, तो यह अक्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कापर कम क्रियाशील है और आपका ये सोडियम है वो अधिक क्रियाशील है। अब देखिए MgCl2 का विलयन, MgCl2, मैग्नीशियम का विलयन एल्युमिनियम से, किससे होगा, एल्युमिनियम। देखिए मैग्नीशियम आपका, मैग्नीशियम प्लस बनाता है, और देखिए एल्युमिनियम +3। अब देखिए ये इसको विस्थापित कर पाता है नहीं, देखिए जानते हैं मैग्नीशियम ऊपर है, एल्युमिनियम का है नीचे, तो क्या एल्युमिनियम की हिम्मत है इसको हटाने की, नहीं है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर है, एक का है नीचे, यह भी क्या होगा, अक्रिया नहीं होगी, यह भी अक्रिया हो नहीं करेगी विस्थापन। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है Mg। फिर आपको क्या है, फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट की क्रिया किससे हो रही है, सिल्वर से, किससे हो रही है, सिल्वर। अब देखिए यह फेरस है, यह सिल्वर है, अब फेरस कहाँ है, देखिए ऊपर है, सिल्वर कहाँ है आपका, ये नीचे है। फेरस खुद पावरफुल है, क्या इसकी हिम्मत है इसको हटाने की, नहीं हटा पाएगा, तो क्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि खुद ज़्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। इतना हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला इसी में अभी देखिए AgNO3 है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसकी क्रिया किससे हो रही है, कापर से, किससे हो रही है, कापर से। चलो देखा जाए, Ag कहाँ है, एकदम नीचे है, और कापर कहाँ है आपका, ये उसके ऊपर है, देखो Ag कहाँ है, नीचे, और कापर कहाँ है, ऊपर है, तो Ag क्या करे, कापर इसको विस्थापित कर देगा। क्यों, क्योंकि देखो हाँ, कापर ज़्यादा क्रियाशील है, इसको हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, कापर नाइट्रेट, क्या बना लेगा, कापर नाइट्रेट, तो ये इसको क्या कर देगा, विस्थापित। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी। क्यों, क्योंकि इसमें जो सिल्वर था वो कम क्रियाशील है और कापर क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए सिल्वर को हटा करके कापर खुद वहाँ पर स्थापित हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, लोहे को फ्राइंग से जंग बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्राइंग मतलब उसको सुरक्षित रखना है, लोहे को सुरक्षित, आप ग्रीस लगा के लोहे को सुरक्षित रख सकते हैं, पेंट लगाकर भी कर सकते हैं, और जिंक की परत चढ़ाकर भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला है कि दो धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, देखिए आपका धातु है, एल्युमिनियम है, कापर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी प्लस, ये सभी क्या हैं, धातुएं, लेकिन ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए, एक दूसरे में मिक्स रहते हैं, कई अधातुओं के साथ क्या रहते हैं, मिक्स। लेकिन आपका जो सोना है, गोल्ड Au और प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी में जहाँ भी रहेंगे सोना कल नहीं रहे, उसको पृथ्वी से निकालिए, जहाँ भी पाइए निकालिए, तुरंत मार्केट में पहुँच जाइए, इसमें कुछ नहीं करना है, वो अलग रहेगा। प्लेटिनम भी इसी तरह है, प्लेटिनम भी क्या है, इसी तरह है, आप इसको क्या करिए, तुरंत निकालिए और चल दीजिए। अब ये दोनों क्या पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं होता, इसे अकेले होते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं होता। आप इसको पाइए अगर पृथ्वी में से और लेकर चल दीजिए, तुरंत दुकान पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे धातु ऑक्साइडों को प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया दीजिए। देखो जिंक ऑक्साइड है, कौन है, जिंक, देखिए नाम जिंक ऑक्साइड आपका लिखा है, क्या लिखा है, जिंक ऑक्साइड, ध्यान दीजिए जिंक ऑक्साइड है। और फिर क्या है आपका देखिए जिंक ऑक्साइड है, उसके बाद क्या है, हाँ जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड, ध्यान दीजिए जिंक ऑक्साइड Zn क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड सूत्र। मैग्नीशियम आपका क्या होता है, MgO, और कॉपर ऑक्साइड CuO, हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें आपका पूछा है कि कौन सा, देखो कि धातु निम्न धातु में साथ गर्म करते हैं तो कौन किसको विस्थापित कर, देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, यहाँ देखिए कॉपर है, ये इसमें से क्या है कॉपर, यहाँ क्या है आपका Zn है, यहाँ क्या है Mg। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, कौन का स्थान ऊपर है, सबसे क्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सबसे ऊपर है। उसके बाद कौन है आपका Zn है, क्या है Zn, और उसके बाद आपका आता है कॉपर, क्या आता है कॉपर। अगर देखो मैग्नीशियम सबसे ऊपर बा, जिंक के बाद का बा कॉपर, तो सबसे क्रियाशील कौन है मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद क्या है कॉपर। समझ में आया, मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, क्यों, क्योंकि वह सक्रियता श्रेणी में उसका स्थान ऊपर है और आपका कॉपर का स्थान कहाँ है, नीचे, सबसे नीचे। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। चलिए अगला देते हैं ना, इसमें से कहा है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, कौन सी धातु। आपकी देखिए गहना किसका बनता है, अगर आभूषण देखेंगे तो लोग सोना का बनवाना पसंद करते हैं, प्लेटिनम की बनवाना पसंद करते हैं, और किसकी, चांदी की, किसकी, चांदी की। ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। चलो दिखा दे, जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, और ये जी, ये आसानी से, देखिए क्या होता है ना, आभूषण बनाते हैं और आप शरीर में पहनते हैं सभी, और शरीर से क्या निकलता है, पसीना, उसमें NaCl होता है और क्या होता है H2O। अगर मान लीजिए लोहे का पहनेंगे, लोहे से क्रिया करके लोहा मूर्छा लग जाता है, कॉपर कुछ भी, ये क्रिया कर लेते हैं, कौन, ये और ये क्रिया कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ये क्रिया नहीं करता और ये भी क्रिया नहीं करता। शुद्ध सोना है तो शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट का, कितना कैरेट का, जो हमारा आभूषण बनाया जाता है वो 20 कैरेट होता है या फिर 18 कैरेट। उसमें क्या मिक्स करते हैं, आपकी चांदी मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, चांदी मिक्स करके बनाए। अगर आपका सोना बनवाए हैं और वो काला पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, काला आपका गहना, तो समझिए कि वहाँ पर देखिए चांदी मिक्स होगा तो आपका काला नहीं पड़ेगा। अगर वहीं पे कॉपर मिक्स कर देगा सोनार तो क्या पड़ेगा, काला पड़ने लगता है। अब देखो ये आपका संक्षारित नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जब सल्फर आ जाता है, क्या आता है, सल्फर, ये सल्फर के संपर्क में आने से धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। किसके संपर्क में आने से, सल्फर के संक्षारित होने तक उसके क्वालिटी में क्या, ये चमक में कमी आ जाती है। तो आपका इसीलिए ये संक्षारित नहीं होते, क्योंकि ये एकदम शुद्ध है, यानी मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। आपका गोल्ड क्या होता है, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चला देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु, ध्यान दिया जाए, मिश्र धातु, मिश्र धातु क्यों होता है, धातु को मजबूत बनाने के लिए इसको मिश्रित करना पड़ता है। जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड मतलब Au, ये शुद्ध होता है 24 कैरेट का, कई कैरेट का, 24, लेकिन इसका गहना बनाएगा तो आपका टूट जाएगा। गहना आपका बनेगा कितना, 18 कैरेट का बनेगा या फिर कितना, 20 कैरेट का। अब ये 18 कैरेट में आपका चांदी मिला देगा, कितना, 18 6 24, यानी 6 Ag मिला देगा, और यहाँ कितना, 4 Ag यानी सिल्वर मिला दिया। कुछ लोग अगर कॉपर मिला देंगे यहीं पर स्थान पे, क्या हो जाएगा, तब वो सोना क्या, काला पड़ने लगता है। क्यों मिलाया जाता है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, किसके प्रदान करने के लिए, मजबूती। अब जब इसको मिलाएंगे तो मजबूती से, आपका लोहा है, लोहा या Fe है, इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक रहता है, थोड़ा कार्बन की रहता है, तो ये क्या होता है, कमज़ोर। लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ मिक्स करते हैं, आयरन में, आयरन को कर दीजिए कितना, 73%, और इसमें क्रोमियम मिक्स कर दीजिए, और क्या मिक्स करिए, निकिल। अब देखिए निकिल ये होता है कितना, 18%, बाकी क्या होता है ये। अब जैसे ये मिक्स करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टील। अब स्टील का होता है, मजबूत होता है लोहा से, क्यों, मिश्र धातु है, मिश्र धातु मजबूती प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। आपका जैसे पीतल है, पीतल है, ध्यान दीजिए, पीतल में आपका जिंक होता है 30%, जिंक कितना होता है, 30%।
और कापर कितना होता है 70%, कितना परसेंट 70। इससे हमारा पीतल क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है, पीतल क्या हो जाता है मजबूत। तो मिश्र धातु क्यों बनाई जाती हैं, वस्तुओं को धातुओं को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें मिश्रित किया जाता है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। कोई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह और कह दिया गया यह यौगिक जल में विलेय भी है। तो उच्च गलनांक देखिए कैल्शियम क्रिया है, क्या होगा कैल्शियम। कैल्शियम क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है, देखिए कैल्शियम क्रिया कब होती है, जब ऑक्सीजन से होती है। ऑक्सीजन क्या लिखेंगे O2। तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित करते हैं, क्यों देखो ये कई ठेबा ई प्लस बना था, ये क्या बना था माइनस, ई +2 होता है। तो हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक संतुलित कैले ऑक्सीजन कट बा 2 ठे, ई कट बा के बराबर बा। तो यहाँ कितना कैले आपका, जैसे ही यहाँ 2 करबा, ध्यान दो यहाँ 2 होगा तो कैल्शियम ई 2 इहू भी तो काम करिए और इहू भी ये कितना हो जाए 2, तीहू का कह दे 2। अब आपका हो गया संतुलित। समझ में आया। अब एकर जो है जब कैल्शियम ऑक्सीजन क्रिया के इसका जो गलना, ये पत्थर हो गया, कौन सा पत्थर जो पहले घर पोताई के लिए यूज होता था, चूना पत्थर, वही है बोल्डर वाला है। ऐसे होता है आज भी जो खाने वाला चूना होता है यही होता है। जब इसको भिगो देते हैं तो कैल्शियम, अब देखो ये आपका पत्थर वाला चूना हो गया। जब इसको भिगो देंगे CaO और H2O, जब भिगोते हैं तो क्या हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये क्या होता प्लस और OH का होता माइनस, ये +2 होता तो एक संगे का लग जाए 2, का लग जाए 2। देखा संतुलित बा कैल्शियम 1 कैल्शियम हाइड्रोजन 2, ये 2 बा 1 बा लेकिन ये 2 माना जाए, ये 1 और 1 2। तो अब देखिए पहले कैल्शियम क्रिया करा किससे ऑक्सीजन से, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया चूना पत्थर जो वहीं भिगोने से पहले, अब उसको जब भिगो दिए किसमें पानी में, पानी भिगो दिए तो खाने वाला चूना बन गया या फिर पुताई करने वाला चूना हो गया। तो ये क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जो क्रिया करेगी वो होगा आपका कैल्शियम। ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक वाला पदार्थ बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ को डिग्गा में पैक करने से पहले टीन या जिंक की, देखिए टीन और दिया है, टीन क्या दिया है टीन, और क्या दिया है Zn जिंक दिया है, क्या दिया है जिंक। ध्यान दीजिए टीन माने क्या होता है Sn और जिंक माने क्या होता है Zn। देखो कहाँ है, ध्यान दो टीन कहाँ है ऊपर, Sn कहाँ है नीचे। कौन ज़्यादा क्रियाशील है जिंक, तो और Sn क्या है कम। तो कौन उपयोग करेंगे, कौन उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिए कौन उपयोग करेंगे Sn का उपयोग। क्यों, क्योंकि ये कम क्रियाशील है और ज़्यादा क्रियाशील है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक क्यों। अरे रासायनिक श्रेणी देखिए और उसमें उपयोग कर दीजिए। अब देखिए आपके पास है एक हथौड़ा है, बैटरी है, बल्ब है, तार है, इन सबको उपयोग करके आपको बताना है। हथौड़ा है, अगर आपको कुछ पदार्थ दिया है हथौड़ा से पीटेंगे, अगर वो धातु होगा धीरे धीरे चपटा होगा, धीरे धीरे क्या होगा चपटा होगा। अगर अधातु होंगे तो भंगुर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भंगुर हो जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ बल्ब बना लीजिए, क्या बना लीजिए बल्ब बना लीजिए, और यहाँ क्या जोड़ दिए बैटरी जोड़ दीजिए, और यहाँ एक स्विच लगा दीजिए, और यहाँ पे स्विच स्थान पर धातु का तार लगाइए, एक तार लगाइए। अगर यहाँ जब बैटरी से जाएगी यह और इधर भी अगर यहाँ पर धातु होगा तो बल्ब जलेगा, और यहाँ पे स्विच में अधातु लगा देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। यही चीज़ है, इसको तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या है इसमें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। कुछ ऑक्साइड देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, कौन धर्मी, ध्यान दो उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार, देखा जैसे आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यह दोनों से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, ध्यान दीजिए Al2O3 क्रिया किससे होगी उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी जो अम्ल, और अम्ल मतलब HCl टाइप अम्ल एसिड, ध्यान दीजिए अम्ल और क्या क्षार जो दोनों से क्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन धर्मी ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे धातु है, क्या है धातु,
बताया गया था धातु व ऑक्सीजन क्रिया बनती है तो क्या बनता है धातु ऑक्साइड। क्या बनता है धातु ऑक्साइड। एल्युमिनियम के साथ है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ रहेगा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कापर के साथ रहेगा तो कापर ऑक्साइड। समझ रहे हैं, ये हो गया। तो ऐसे यौगिक ऐसे वह देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अब क्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन सी, चलिए कराते हैं। HCl जैसे ही आपको कराएंगे क्या बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के अंदर AlCl3 और क्या बनता है आपका जल बनता है। कितना बनता है जल। ध्यान देखो एल्युमिनियम का होता है +3, ऑक्सीजन -2 होता है, यश क्या बनाता है प्लस और Cl-। यह क्या हुआ कि यह इससे क्रिया कर लेगा, किससे क्रिया कर लेगा इससे। ये प्लस था, ये दो दोस्त थे, ये दोस्त, ये क्रिया किससे कर लिया प्लस वाला माइनस। अब बचा कौन, ये इससे करना पड़ेगा तो आपको क्या बना लिया जल। तो यह अम्ल से भी क्रिया कर लिया। अब देखिए क्षार से भी क्रिया करा दिए, किससे क्रिया करा दिए क्षार से। ध्यान दीजिए अब यही है आपका Al2O3 और NaOH से क्रिया कर लिया। आपका अंत में जल जरूर बनाएगा, क्या बनाएगा जल। और आपका क्या बन जाएगा NaAlO2। तो क्या है NaAlO2 उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी ये दोनों से क्रिया करता है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। समझ में आया। चला अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, दो धातुओं के नाम बताइए जो तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं विस्थापित। ध्यान दो देखो HCl बा, क्या बा HCl क्रिया कराए दे कैसे F से, किससे क्रिया कराए दे F। हाइड्रोजन कहाँ बा नीचे, F कहाँ बा ऊपर, एक एक क्या कह दे विस्थापित। ध्यान ये प्लस बनाता है ये माइनस, ये क्या बनाता है Fi+2। तो क्या हो जाएगा क्रिया करें, यह इससे क्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा Fe+FeCl2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मुक्त। ये दुई है ये दुई, यहाँ क्या कर लीजिए संतुलित। यानी दो धातुओं का नाम ना जो हाइड्रोजन को मुक्त करता है। यह आपका हो गया किससे क्रिया करके तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब देखिए HCl क्रिया किससे कराया जाए Na से कराया जाए, किससे कराया जाए Na से। क्या बना था प्लस, ई क्या है Na, ये होता प्लस, ई कैसे क्रिया कैले ऐसे। तो क्या हो गया NaCl और हाइड्रोजन का हो गया मुक्त। चला अब एक अलग कह लिया जाए, एक दुई कह दे तीहूँ कितना हो जाए दुई, इहूँ दुई। अब क्या हो गया संतुलित। तो दो ठे आप कोई भी बता सकते हैं। अब क्रिया कराई दे कहीं से भी, धातु की क्रिया जब अम्ल से होती है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करती है मुक्त करती है। पहले पार्ट में कराया गया है। अब देखिए एनोड का ठोड होता है ना, देखिए एक एनोड होता है, ध्यान दीजिए एनोड, और एक क्या होता है कैथोड। समझ में आए। एनोड वाला क्या होता है प्लस और कैथोड वाले क्या होते हैं माइनस। एनोड देखिए आपके जो आपका होता है DC बैटरी, कौन सी बैटरी DC में आपको देखिए जो बैटरी होती है एक प्लस लिखा रहता है एक है माइनस। तो प्लस वाला एनोड होता है और माइनस वाला क्या होता है कैथोड। समझ में आया। चला अगला देखा जाए। अगला है गैस की क्रिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र से ना। ध्यान दीजिए गैस की क्रिया होगी सूखे लिटमस पत्र पर। ध्यान द गैस क्रिया सूखा लिटमस पत्र है ना तो कोई प्रभाव न पड़े। क्यों, क्योंकि वो उसको करने के लिए क्या होगा। ध्यान देखो क्वेश्चन बा कि गैस की क्रिया होती है सूखे लिटमस पत्र पर। ध्यान द लिटमस पत्र समझत है, वहीं जो अम्ल वाला लाल लिटमस और क्या नीला लिटमस, तो ये ठोस पर प्रभाव नहीं करेंगे। कब प्रभाव इनका होगा जब इनको विलयन टाइप रहेगा द्रव टाइप, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है कि अब क्रिया देके संतुलित करना। चलो देखा जाए। अब लोहे की जंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिए लोहे को जंग से बचाने के लिए आप लोहे की जंग का क्या कर सकते हैं, आप लोहे को जंग से पेंट कर सकते हैं, जेडियन की परत चढ़ा सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, एनोडीकरण कर सकते हैं या शोधलेपन कर सकते हैं। ये सब क्रिया हैं। क्यों, ये सब करने से आपका क्या हो जाएगा पेंट संक्षारित होने से बच जाता है। अगला है ध्यान दीजिए
ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु में कैसा ऑक्साइड, देखिए ऑक्सीजन के साथ अधातु, देखो अधातु ध्यान दीजिए, अधातु प्लस ऑक्सीजन साथ क्रिया होगा तो क्या होगा, अधातु में क्या होगा सल्फर माइनस बनाता है और प्लस O2 तो क्या बनाएगा SO2 बनाता है। अब देखिए और क्या है, ये अधातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। अगला देखो जिसे आपका फास्फोरस है P है SO से O से क्रिया का क्या होता है P2O5 तो क्या बनाता है इस तरह बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लेटिनम सोना चांदी का आभूषण बनाने में प्रयोग क्यों किया। प्लेटिनम सोना चांदी का आभूषण बनाने इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आसानी से संक्षारित नहीं होती है, और चांदी भी होता है, लेकिन चांदी में जैसे ही सल्फर आ जाता है तो यह क्या संक्षारित होने लगता है, लेकिन आपका Au हो गया और प्लेटिनम Pt और Au ये आसानी से संक्षारित नहीं होता। फिर अगला है कि सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल में संग्रहित क्यों किया। सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम माने Na, पोटेशियम माने K और लिथियम माने Li, इनको इसलिए तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते हैं तुरंत हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन मुक्त करती हैं, क्रिया करके तुरंत, और यह हाइड्रोजन जैसे निकलती है तुरंत जल जाती है, क्या हो जाती है जल जाती है, या ऐसे समझिए ये बहुत ही क्रियाशील हैं, वायु के संपर्क में आते ही तुरंत क्या हो उठती हैं, प्रज्वलित हो उठती हैं। क्या उठती हैं, प्रज्वलित हो उठती हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला है आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। तांबा का बर्तन, किसका बर्तन, तांबा, और नींबू, ध्यान दीजिए नींबू कह रहा है, इमली कह रहा है, ये सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय, क्या होते हैं, अम्लीय, और यह अम्ल क्रिया करता है धातु से। किससे, धातु से। तो लिखिए धातु की क्रिया जब किससे होती है, अम्ल से। पहले पाठ में पढ़ाया गया है, पहले पाठ में, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन क्या गैस मुक्त होती है। तो यह अगर कोई नीला बर्तन या मलिन बर्तन है, कौन बर्तन, मलिन, तो इनसे साफ करेंगे आपको बड़े आसानी से साफ हो जाएगा। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस को तुरंत वहाँ से निकाल के बाहर कर देती है, विस्थापित करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चला अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने प्रत्येक ने सुनार गया, यहाँ देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो होता है अमलगम होता है, एक अमलगम में होता है H, देखो HNO3 और क्या होता है HCl। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिए ध्यान से। एक व्यक्ति अपने घर में सुनार बन करके जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए अमलगम वो होता है, इसको एक्वारेजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिए ये होता है एक पार्ट और ये होता है 3 पार्ट। मान लीजिए अमलगम आपका 1 किलो 1 kg है, 1 लीटर है, कई लीटर है 1, तो इसमें आपका 250 ग्राम क्या होगा HNO3 और 750 ml क्या होगा HCl। ये क्या करता है, ये होता क्या है, जैसे आपका मिट्टी का बर्तन है और उसको पकाया नहीं गया है, अगर उसको जल में डालेंगे तो मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन क्या करता है, धीरे धीरे गलने लगता है और ये गल कर क्या यहाँ सब जगह एकत्रित होने लगता है। उसी तरह जब ये अमलगम में, किसमें, अमलगम में आभूषण डालते हैं तो वह भी गल करके धीरे धीरे ज़मीन पर बैठने लगता है, तो ये क्या होता है एक्वारेजिया। यानी उससे क्या होगा आपका, देखिए सुनार लोग मुर्ख कैसे बनाते हैं, सुनार नहीं जो चापलूस होते हैं वो। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका अमलगम है, क्या है, अमलगम यहाँ मिक्स है। इसमें जब आभूषण डालेंगे ना तो आप देखिए धीरे धीरे गलने, उसका परत बाई परत छोड़ने लगे। जब एक परत छोड़ देगा तुरंत निकालेंगे तो क्या एकदम साफ रहेगा, और अगर ज़्यादा देर तक उसमें रख दिए तो धीरे धीरे क्या होगा, ज़्यादा कट जाएगा, ये गल कर यहाँ एकत्रित हो जाता है और उसको वो लोग बाद में निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, अमलगम होता है। अमलगम याद करने लायक ये है कि उसमें होता क्या क्या है, यहाँ 3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, कितना, 1 भाग,
नाइट्रिक अम्ल 1 भाग और 3 भाग क्या होता है HCl, या होता है HCl कितना है 3 भाग, नाइट्रिक अम्ल कितना है 1 भाग, 1:3। या इसको लिखिए HCl अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे HNO3, तो कितना होगा 3 भाग, ये कितना होगा 1 भाग। ये क्या हो गया अमलगम। इसमें रखने से अगर आप जितना देर तक रखेंगे उतना परत बाई परत एकदम महीन परत में वो गल करके उसी में एकत्रित होने लगता है और वो लोग बाद में अपना निकाल करके उसे बेच देते हैं। चलिए अगला है रासायनिक धातु रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद कीजिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दो, धातु क्या होती है धातु, और क्या होता है अधातु। धातु क्या बनाते हैं धन आयन, और धन आयन ये क्या बनाते हैं ऋण आयन, ऋण आयन बनाते हैं। ध्यान दें, ये धन आयन और क्या बनाता है ऋण आयन। ये जैसे सोडियम है Na+, यहाँ क्लोरीन है क्या माइनस, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये धन आयन और ये ऋण आयन। क्योंकि अब क्रिया लिख दीजिए, वहीं क्या हो जाएगी आपका अंतर। अब क्रिया ढेर सारा कराया गया है किसमें पार्ट 1 में, वहीं से जा कर के देख लीजिए और आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है गर्म जल को लोहे के टैंक में, ठीक है, गर्म जल जो टैंक होता है आपका कापर का, वो क्या होता है अक्रियाशील कम होता है, आयरन जब क्या होता है ज़्यादा, इसलिए कापर का टैंक बनाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए इसी के साथ ये आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया कवर। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।